खबर दमदार है। बात करने के लिए हमारे साथ दमदार गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं वेंचुरा सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च मिस्टर विनीत बोलिंजकर सर। विनीत सर, हाय, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए सर। गुड मॉर्निंग टू यू विवेक। थैंक यू सर। और सर, अगर हम देखें तो आज कुछ एक खबरें मार्केट में चल रही हैं। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस पर, जिसमें कि कंपनी के Q1 में AUM 31% बढ़े और डिपॉजिट ग्रोथ करीब 26% रही है। Q1 में लोन ग्रोथ भी 10% रही। काउंटर अच्छी ओपनिंग दे रहा था, लेकिन वहाँ से कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग आ गई। सर, कैसे देख रहे हैं बजाज फाइनेंस को, इर्रेस्पेक्टिव की जिस तरह से हमने देखा कि बाकी बैंकिंग कंपनीज के उतने अच्छे एनकरेजिंग रिजल्ट जो Q1 डेटा नहीं है, क्योंकि उनके कासा डिपॉजिट्स उतने एनकरेजिंग नहीं देखने के लिए मिले हैं। नहीं, डेफिनेटली द बजाज फाइनेंस इज वन ऑफ द बेटर स्टॉक्स टू बाय। और हमें लगता है कि ये एयूएम ग्रोथ जो उनकी 31% आई है, ये आपको दर्शाता है कि ग्रोथ इज बैक ऑन ट्रैक। और हमें लगता है कि आगे जाके ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। हालांकि थोड़ा कॉस्ट बढ़ सकती है, पर ये इनके पास एडिक्वेट प्राइसिंग पावर है कि अपने लोन्स हायर कर सके। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक डिक्लाइंस में लेना ही चाहिए। जी, अब बात करते हैं आईटी सेक्टर की। आईटी सेक्टर में रिजल्ट शुरू हो रहे हैं और हम बात भी कर रहे थे प्रोग्राम की शुरुआत में ही कि अब रिजल्ट सीजन चूंकि शुरू हो रहा है तो रडार पे आईटी कंपनीज रहनी चाहिए, क्योंकि इनके रिजल्ट सबसे शुरुआत देते हैं और मार्केट को एक मोमेंटम भी देते हैं। हालांकि इस बार मोमेंटम ऑलरेडी मिल चुका है। हमने बताया भी कि 4 जून से लेकर 4 जुलाई आज तक करीब 6,000 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी आईटी चल चुका है। लेकिन रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर हैं। 11 जुलाई से टीसीएस के रिजल्ट्स का आगाज़ होगा, जिसमें कि हमने केआर चौकसी और मोतीलाल ओसवाल की जो रिसर्च रिपोर्ट्स आई हैं उनके एवरेजेस लिए हैं। रेवेन्यू ग्रोथ करीब 1.5% और पैट ग्रोथ -2.2% देखने के लिए मिलेगी ऑन ए क्यू ऑन क्यू बेसिस टीसीएस में। एचसीएल में भी रिजल्ट्स कोई खास अच्छे नहीं हैं। एलटीआई माइंट्री और इन्फोसिस, ये दोनों कंपनीज अच्छे रिजल्ट दे सकती हैं। इनफैक्ट परसिस्टेंट सिस्टम भी अच्छे रिजल्ट दे सकती है। विप्रो के रिजल्ट्स कुछ हद तक फ्लैटिश देखने के लिए मिल सकते हैं। टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स में कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर आ सकता है। विनीत सर, पहले मैं दिग्गज आईटी कंपनीज टीसीएस, एचसीएल, इन्फोसिस और विप्रो, इन चार पर बात करना चाहूँगा। आपको क्या लगता है सर, जो एक रनअप आ चुका है उसके बाद कौन कौन सी कंपनीज रडार पर रखनी चाहिए, कौन सी कंपनीज में प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या लगता है कि अभी होल्ड करना चाहिए सर? नहीं, अभी होल्ड करके रखे। हमारा स्ट्रेटेजिक व्यू बेरिश है आईटी कंपनीज पे। हमें लगता है कि ये मैसिवली अंडर परफॉर्म कर चुके हैं और इनके रिजल्ट पिछले क्वार्टर तक इतने खास नहीं रहे। हालांकि प्राइस ट्रेंड अप है, तो हमें लगता है कि मोमेंटम के लिए आप बाय कर सकते हो। लेकिन हमारा व्यू नेगेटिव ही है ये एंटायर सेक्टर पे। और हमें लगता है कि बाकी के सेक्टर्स आपको इससे ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं, क्योंकि जो कंपनीज 1 या 2% ग्रो कर रहे हो उनके लिए हमें नहीं लगता कि इतना टाइम और एफर्ट स्पेंड करना चाहिए, जबकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मार्केट्स में अवेलेबल है। जी, तो सर टीसीएस, एचसीएल, इन्फोसिस, विप्रो, इन चारों में प्रॉफिट बुक करने का सही समय है आपके हिसाब से? नहीं, प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा मैं। हमारा व्यू है, जैसे मैंने कहा, कि ये टैक्टिकल बाइज है। प्योरली मोमेंटम होप के ऊपर प्ले आउट हो रहे हैं। जब भी रिजल्ट आएंगे उसके बाद में इनको रिव्यू करेंगे कि इनमें फर्दर स्टीम है क्या। जी, बाकी जो मिड कैप कंपनीज हैं सर, लाइक एलटीआई माइंट्री, परसिस्टेंट सिस्टम और टेक महिंद्रा, मोरलेस लार्ज कैप में ही आती है। इन पर आपका व्यू सर? परसिस्टेंट हमें लगता है कि वन ऑफ द बेटर प्लेयर्स है ये सेगमेंट में। ओके। और एल टी आई माइंट्री भी ठीक ठाक ही है। तो हम ये दोनों स्टॉक आपको रेकमेंड करेंगे बाइंग करने के लिए आईटी सेक्टर में, अगर आपको बाइंग करनी है तो। ओके, तो विनीत सर की रडार पर अगर उनका मानना है कि अगर आपको आईटी सेक्टर में कोई भी पोजीशन बनानी है तो परसिस्टेंट सिस्टम और एलटीआई माइंट्री, ये दोनों कंपनीज हैं जो बेटर प्लेस्ड हैं। एक बार फिर ग्राफिक्स पर नज़र डाल लेते हैं कि इन दोनों के रिजल्ट्स किस तरह के देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि सर ने बुलिश व्यू दिया है। तो एलटीआई माइंट्री के रिजल्ट 17 जुलाई को आएंगे, जिसमें कि जो ग्रोथ है रेवेन्यूज़ की वो 1.55% देखने के लिए मिलेगी। वहीं प्रॉफिट में करीब 5% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है ऑन ए क्यू ऑन क्यू बेसिस। साथ ही सर ने बताया दूसरा काउंटर परसिस्टेंट सिस्टम,
यहाँ पर रेवेन्यूज़ में करीब 5.2% की ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है, वहीं पैट में करीब 2% की ग्रोथ देखने के लिए मिल सकती है ऑन ए सिक्वेंशियल बेसिस। तो यहाँ पर परसिस्टेंट और LTI माइंट्री सर की टॉप पिक है। बाकी IT कंपनीज पर सर का यही मानना है कि अभी इनको होल्ड कर चल सकते हैं, और व्यू अभी एज ऑफ नाउ तो नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन आफ्टर द रिजल्ट सर रिव्यू करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि बड़ी दिग्गज IT कंपनीज में आपको करना क्या है। दूसरी एक बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर कि हमने देखा कि वेदांता के भी जो प्रोडक्शन डेटा देखने के लिए मिले, उसमें बड़ा एक मिक्स सा ट्रेंड देखने के लिए मिला। कंपनी के जो Q1 आंकड़े थे उसमें एल्यूमिना में तो करीब 36% की ग्रोथ दिखाई दी प्रोडक्शन साइड पर, और एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में करीब 3% की ग्रोथ थी। जिंक 1%, लेड 2% और स्टील के प्रोडक्शन में करीब 10% की ग्रोथ थी। जहां पर थोड़ा सा लैग देखने के लिए मिला उसमें था सिल्वर, जहां पर कि 7% की गिरावट, तेल जहां पर कि 17% की गिरावट देखने के लिए मिली, और कॉपर के प्रोडक्शन में करीब 35% की गिरावट देखने के लिए मिली है। वहीं पावर की बिक्री करीब कंपनी की 13% बढ़ी है। विनीत सर, कैसे देखते हैं मिक्स डेटा, क्योंकि इतना बड़ा एक एनर्जी का हब है वेदांता, सारी ही चीज़ें बनाता है, सारी चीज़ें प्रोड्यूस करता है, तो कुछ डेटा अच्छे देख रहे हैं, कुछ डेटा खराब दिख रहे हैं। अहेड ऑफ द डिमर्जर जो इनका होना है उसमें कुछ सर वैल्यूएशन बची है, क्योंकि 250 रुपये से एक वर्टिकल राइज इस काउंटर पर हमें देखने के लिए मिला है। देखिए, हमारा व्यू है कि लॉन्ग टर्म में काफी एग्रेसिव तेजी होने वाले मेटल स्टॉक्स में। हमने ओके। एक राउंड ऑफ बाइंग तो देखा हुआ है। हमें लगता है कि एक दूसरा राउंड बाइंग का आने वाला है जिसमें मेटल स्टॉक्स अच्छी तरह से चल सकते हैं। तो आप ये स्टॉक्स आप एक्यूमुलेट कर सकते हो आगे जाके फॉर द नेक्स्ट राउंड जो आने वाला है। देखिए, इसमें मेटल स्टॉक्स में एक लंबी तेजी है। हम लगभग एक लॉन्ग टर्म बुल मार्केट देखते हैं मेटल्स में, और इसके चलते अभी जो साइडवाइज ट्रेंड है उसमें से ब्रेकआउट आने के बाद हमें लगता है कि ये स्टॉक और तेजी से दौड़े। जी, तो यहाँ पर मेटल कंपनीज पर सर का बुलिश रवैया है, और यहाँ पर वेदांता पर भी सर ने अपनी राय रख दी है। सर, एक और आज इम्पॉर्टेंट खबर देखने के लिए मिली, वो थी ITD सीमेंटेशन में, जहाँ पर कि हम खबर आई है कि कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो एग्जिट करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने काउंटर पर आज दबाव भी बनते हुए दिखाई दिया। प्रमोटर इटालियन थाई डेवलपमेंट हैं, और कंपनी में प्रमोटर्स का हिस्सा करीब 47% है। सर, प्रमोटर इस समय ये देख रहे हैं कि एक अच्छी वैल्यूएशन मिल चुकी है काउंटर को, तो यहाँ से एग्जिट करना ठीक है, क्योंकि अभी तक कंपनी में कोई ऐसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू नहीं आए, जैसा कि हमने अक्सर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कुछ कंपनीज में देखे हैं पीछे। कैसे देख रहे हैं सर ITD सीमेंटेशन में प्रमोटर का एग्जिट को? नहीं, बहुत ही वेल मैनेज कंपनी था, इनकी स्पेशलिटी भी थी। लेकिन हमें लगता है कि प्रोमोटर एग्जिट कर रहा है तो जो इसका बाय करेगा कंपनी में, वो कौन आता है वो देखना पड़ेगा, क्या प्राइस पे लेते हैं वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन इनके पास ऑर्डर बुक और बाकी की सारी चीजें काफी अच्छी है, तो हमें लगता है कि ये एक प्रोमोटर के चलते हुए हमें लगता है कि जो नया प्रोमोटर आएगा उसके बेसिस पे देखना चाहिए। ये स्टॉक जो बेरिश प्रेशर में है वो शायद ज्यादा देर तक ना रहे। बिल्कुल, तो जो बेरिश प्रेशर है इसमें वो ज़्यादा देर नहीं देखने के लिए मिलेगा। ये काउंटर 2022 तक करीब 120 रुपये का था, और अभी 530 रुपये का, 590 रुपये का ऑलमोस्ट इसने हाई लगा लिया है इस साल में। और अगर हम इसकी ग्रोथ देखें तो पिछले 2 साल में काउंटर लगभग 4-5 गुना हो चुका है। सर, आपको लगता है कि ये इन्हीं वैल्यूएशंस पर प्रमोटर शायद अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको अगर इस वैल्यूएशन पर वो अपना माल बेचते हैं तो करीब 4,500 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन उन्हें मिल जाएगी एज एन प्रमोटर स्टेक, क्योंकि कंपनी की टोटल मार्केट कैप करीब 9,091 करोड़ रुपए है, उसमें करीब 47% हिस्सा उनका है, तो ऑलमोस्ट 50% उनको पैसा मिल जाएगा। लगता है कि सर अभी भी कुछ प्रीमियम वैल्यूएशन के लिए स्कोप है, वो और हाई लेवल पर डील करेंगे, या लगता है कि ये वैल्यूएशन कंफर्टेबल है, यहाँ पर ही प्रमोटर एग्जिट करके निकल जाएंगे क्योंकि शेयर चल चुका है? एक्चुअली यही लेवल पे मुझे लगता है कि वो बेच के निकल जाएंगे। ओके।
क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इतने मोड्स नहीं होते बिजनेस में, तो हमें लगता है कि ये प्राइसिंग या इससे थोड़ी कम हो सकती है। जी विनीत सर, अब चूंकि रिजल्ट सीज़न शुरू होने ही वाला है और हमने मार्केट में भी एक सीज़न देख लिया जो कि 4 जून के बाद एक वन वे रैली मार्केट में दिखाई दी है। आपको अभी तक कौन से डेटा इंप्रेसिव लग रहे हैं जिन पे आपको लग रहा है कि यहाँ पर अभी वैल्यूएशन बची है, ये पॉकेट ठीक है, ये पर्टिकुलर सेक्टर ठीक है? अगर यहाँ पर कुछ भी एक मार्केट में मान लीजिए एक प्रॉफिट बुकिंग का मॉड भी आता है तो यहाँ पर एक आपको शील्ड मिल जाएगी, डिफेंस शील्ड मिल जाएगी कि इतने ज़्यादा नहीं पिटेंगे। देखिए, फार्मा स्टॉक्स काफी अच्छे परफॉर्म करेंगे। हमें ओके। इनमें ज्यादा पिटाई होने की संभावना नहीं लगती है, नंबर वन। नंबर टू, एफएमसीजी की भी जो स्टॉक्स है हमें लगते हैं कि काफी अच्छी तरह से मैनेज हो जाएंगे अगर सेलिंग प्रेशर आता है तो भी। तो ये जो दो सेक्टर हैं हमें लगता है कि आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए फॉर अवॉइडिंग कैटेक्लिज्मिक फॉल। जी कुछ एक क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं। यहाँ पर भूपेंद्र सिंह राठौर जी का सवाल है एनएचपीसी पर। सर 500 शेयर हैं इनके पास 105 रुपीज़ के। सर कैसे देख रहे हैं सर एनएचपीसी एसजेवीएन जैसी कंपनीज को आप? नहीं, एनएचपीसी एसजेवीएन दोनों दे ग्रीन पावर कंपनीज, और इनके काफी एग्रेसिव प्लान्स हैं। तो हमें लगता है कि इन्हें इनमें बने रहें। ये अगले 5 साल में अच्छा खासा रुझान करेंगे और इसमें बना रहना अच्छा रहेगा। जी सवाल है सर एचसीसी पर भी इन्होंने एक दर्शक हैं, उन्होंने 48 रुपये पर लिए हुए हैं 500 शेयर। पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट बुक कर लें या अभी बने रहें सर हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में? नहीं, बने रहना चाहिए इसमें। हमें लगता है कि ये स्टॉक 100 रुपीज के पार कर सकता है आने वाले 2-3 सालों में। इसकी वजह ये है कि एचसीसी की स्पेशलाइजेशन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स में है। इट इज नंबर वन इंजीनियरिंग कंपनी, और हमें लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज है, और उसके चलते हमें लगता है कि ये काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। जी एक क्वेश्चन है सर, क्योंकि आप पावर सेक्टर काफ़ी क्लोजली देख रहे हैं तो मैं ज़्यादातर क्वेश्चन वही लेने की कोशिश कर रहा हूं जो कि पावर सेक्टर से जुड़े हुए हो। रोहन राज जी का क्वेश्चन है रतन इंडिया पावर पर। ये क्वेश्चन बड़ा फैंसी काउंटर बना है सर, 3 रुपये से 8 रुपये 10 रुपये की रेंज पे आया, फिर 18 रुपये हो गया। 1000 शेयर है इनके पास 18 रुपये के प्राइस के। लगता है सर इस काउंटर में पोटेंशियल है, कंपनी में पोटेंशियल है क्या? देखिए, हाई रिस्क हाई ट्रेड काउंटर है। जब तक मोमेंटम सही है तो ये भी चलता रहेगा। तो ओके। आपके जो दर्शक है उनको ये चीजें ध्यान में रख के ही ट्रेड करना चाहिए। वैसे हम पेनी स्टॉक्स में ज्यादा रिकमेंडेशन देते नहीं है। तो फिर भी इसमें क्या रहेगा कि अगर आप इसमें एक स्टॉप लॉस लगा के चले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जी एक सवाल मिला है पारितोष कुमार जी का। आप चूंकि सर मेटल पर बुलिश हैं तो मेटल पर सवाल आया है एनएमडीसी स्टील। इनके पास काफ़ी कुछ शेयर हैं 59-60 रुपये के। क्या कर सकते हैं सर एनएमडीसी स्टील में? ये तो डिमर्ज हुआ था एनएमडीसी से। नहीं, इसको होल्ड करके रखे। इसमें आपकी देखो स्टील साइकिल काफी पॉजिटिवली प्ले आउट होने वाली है, तो हमें लगता है कि इसको होल्ड करके रखें। सर इनके कुछ एक्सपेंशन भी हो रहे थे, वो पूरे हो रहे हैं क्या टाइमली? और किस तरह का मतलब इनका ये कंपनी प्रॉफिट बना पाएगी क्या? नहीं, डेफिनेटली जैसे साइकिल प्ले आउट होएगा इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव होती नजर आती है। तो हमें ओके। लगता है कि ये शेयर आप होल्ड करके रखें। जी आपने सर बताया फार्मास्यूटिकल पर आप बुलिश हैं। जेबी केमिकल में आपको क्या व्यू लगता है सर? नहीं, अच्छी कंपनी है, पॉजिटिव है हमारा व्यू। ओके। आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। इसमें एंट्री भी कर सकते हैं सर इन लेवल्स पर? तो हमें लगता है कि आप अगर इंडोको रेमेडीज देखोगे ओके। तो ये रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे काफी सस्ता शेयर है। इसके नेक्स्ट 3 इयर्स प्लान्स काफी अग्रेसिव है। हमें लगता है कि इसमें मल्टी बैगर रिटर्न्स बन सकते हैं स्टॉक में। तो आप इंडोको रेमेडीज लेके चलेंगे तो लो रिस्क हाई रिवॉर्ड रिटर्न है स्टॉक। जी अंश सिंह का सवाल है साउथ इंडियन बैंक पर। सर इनके पास शेयर हैं कुछ 28 रुपये के प्राइस के। ये शेयर सर चल नहीं रहा। मैंने इसका कल भी डिस्कशन किया था। इनके जो डेटा आए थे Q1 के वो थोड़े मिक्स थे। कासा थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा है।
कैसे देख रहे हैं सर, जिन जिन बैंकों का कासा डिक्लाइन हो रहा है, मार्केट शायद उन पर पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं कर पा रहा। आज मैं देख रहा था बंधन बैंक के साथ भी यही हुआ। उसके डिपॉजिट ग्रोथ, लोन ग्रोथ सब ठीक थी वाई वाई बेसिस पर, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर थोड़ी सी फ्लैटिश थी ऑन द नेगेटिव साइड। बट द पॉइंट इज कि जो उनके कासा डिपॉजिट से दैट वाज सिग्निफिकेंटली डाउन फ्रॉम 36 ऑड परसेंटेज टू 33%। काउंटर खुला, अच्छा खुला, फिर चला और उसके बाद तेज प्रॉफिट बुकिंग आ गई। साउथ इंडियन बैंक में भी कुछ इसी तरह का है, ये काउंटर चल नहीं रहा है, कैसे देखना चाहिए सर? नहीं, अक्रॉस द बैंकिंग सेगमेंट आप देखोगे कि कासा अंडर प्रेशर है, और इसकी वजह यह है कि कॉम्पिटिटिव इन्वेस्टर्स फाइनेंशियलाइजेशन प्रोडक्ट्स में ज्यादा, स्टॉक मार्केट में ज्यादा पैसे लगा रहे हैं। तो इट इज बाउंड टू हैपन दैट कासा डिपॉजिट आपके निकल जाएंगे। दूसरी चीज क्या है कि बाकी के जो बैंक्स है, जैसे कोटक है, आरबीएल है, एयू फाइनेंस है, ये अच्छे खासे एफडी रेट्स ऑफर कर रहे हैं और इंटरेस्ट रेट्स ऑफर कर रहे हैं कासा रेशो पे। तो आप देखोगे कि डिजिटल बैंकिंग है, आप कोई भी बैंक से किधर भी 2 मिनट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। बैंकिंग में कोई मोट नहीं है। तो जब तक आप कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपका कासा ग्रोथ डिफिकल्ट, चैलेंजिंग रहने वाला है। और उसके पीछे क्या होने वाला है, आपकी कॉस्ट बढ़ेंगी, आपके निम श्रिंक होंगे और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पर भी इम्पैक्ट आएगा। तो इसके चलते मार्केट इनको डाउनग्रेड कर रहा है। जी, एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं, संदीप जी हैं वाराणसी से। संदीप जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, मैंने हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन का सर 48 के भाव पे 500 शेयर लिया हूँ सर, इसमें क्या करना है सर? अभी कितना सर देर अभी तक होल्ड कर सकते हैं सर लॉन्ग ने टर्म के लिए? सर अभी ही सर ने बोला कि इसको होल्ड कर चलना है। अभी आप ही की तरह एक दर्शक का सवाल था, लगभग इन्हीं लेवल्स का था, उनका भी 47-48 रुपये का ही भाव था, तो सर ने होल्ड करने की ही राय दी है। अगर कुछ आप किसी और दूसरे शेयर पर पूछना चाहें तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर अशोका लेलैंड का है सर, 200 शेयर है सर, 246 के भाव पे। कौन सा शेयर सर? अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड, या अशोक लेलैंड पे भी हालांकि देखिए, अभी क्या होने वाला है कि जो बसेस की बड़ी ऑर्डर्स आएंगी ग्रीन बसेस के लिए, तो इनमें 2 ही 3 प्लेयर है जो इनको एक्चुअली डिलीवर कर सकते हैं। हुआ क्या था, वन ऑफ द अदर कंपनीज, उन्होंने बड़ी ऑर्डर ली थी पेनिट्रेशन प्राइसिंग करके, और वो डिलीवरी प्रोवाइड नहीं कर पाए, और उसकी वजह से उनको हेवी फाइन्स भरनी पड़ी। तो जो रिलायबल कंपनीज है जैसे टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, मर्सिडीज बेंज, हमें लगता है कि इनको ही बल्क ऑफ द ऑर्डर्स आएंगे, और इसके चलते अशोक लेलैंड काफी अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकता है आगे जाके। तो आप ये काउंटर में इस रेट पे बने रहिए। जी विनीत सर, आज एक बड़ी खबर ये भी थी कि बाइडन राष्ट्रपति की रेस में खुद ही अपनी पार्टी में ही रेस में पीछे होते जा रहे हैं। उनकी इनसाइड द पार्टी इस तरह की बातें आ रही हैं कि वो शायद पब्लिक को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, और हो सकता है कि प्रेसिडेंट कैंडिडेट ही वो उनका खतरे में पड़ता जा रहा है। आप कैसा मानते हैं, क्या लगता है सर आपको, ये एक चुनाव से पहले की केवल र्यूमर है, और अगर ये र्यूमर सच हो जाती हैं इन केस, तो क्या इंपैक्ट होगा सर फाइनेंशियल मार्केट्स पर? नहीं, देखिए, बाइडेन का हटना अनिवार्य है, क्योंकि अगर वो नहीं हटेंगे तो जो डेमोक्रेट्स है उनकी वो तो इलेक्शन हार जाएंगे ट्रम्प के सामने, क्योंकि कोई चैलेंजिंग कैंडिडेट होना चाहिए। आप देखोगे जब फर्स्ट डिबेट हुई थी तो बाइडेन की उम्र की वजह से वो बहुत ही अनफिट कैंडिडेट नजर आए। तो इनकी जगह पे कमला हैरिस और मिशेल ओबामा के नाम अभी आ रहे हैं एज द फ्रंट रनर्स। हमें लगता है कि ज्यादा करके मिसेस ओबामा मे टर्न आउट टू बी द डार्क हॉर्स कैंडिडेट, क्योंकि वो मिस्टर बैरक ओबामा की वाइफ है, उन्होंने 2 टर्म एज अ प्रेसिडेंशियल फर्स्ट लेडी निभाए हैं। तो हमें लगता है कि उनको ज्यादा समझ बूझ है पॉलिटिक्स की, और इसके चलते हमें लगता है देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट मिसेस ओबामा माइट बिकम द डेमोक्रेट कैंडिडेट। जी, अगर कमला हैरिस या मिशेल ओबामा सर कैंडिडेट की रेस में आती हैं, तो क्या लगता है सर फाइनेंशियल मार्केट इसको पॉजिटिवली ले पाएगा क्या?
नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अनफिट कैंडिडेट के सामने आपको कोई रिस्पॉन्सिबल कंट्री को चलाने के लिए आपके लिए कोई मेंटली फिट स्टेबल कैंडिडेट चाहिए। अ, उनकी जो उम्र थी बाइडेन की, ही इज पास्ट इज बेस्ट, अभी उनका डिजेनरेटिव टेंडेंसीज है। तो उनकी जगह पे कोई बेटर कैंडिडेट आता है तो आपके कंट्री का दर्जा भी रिस्पेक्टेबल रहता है, जो आज तक रहा है कि अमेरिका इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। और अगर आप देखेंगे अगले लास्ट 4 साल में बाइडेन के रेन में काफी नेगेटिव हो चुका है। तो और अगर ये परसिस्ट करेंगे तो आप देखोगे कि कंट्री इरिवर्सिबल हो जाएगी। तो उसके एब्सेंस में अगर कोई रिस्पॉन्सिबल मोर केपेबल कैंडिडेट आता है तो इलेक्शंस में एक टफ फाइट हो सकती है और डेमोक्रेट्स के चांसेस काफी इंप्रूव हो सकते हैं। जी। तो यहाँ पर अमेरिका इलेक्शन में काफ़ी कुछ अब उठापटक शुरू हो चुकी है, चूँकि नवंबर में इलेक्शन है। और काफ़ी कुछ अब जो ग्लोबल मार्केट्स की भी नजरें रहेंगी कि किस तरह की वहाँ से खबरें डेवलप होती हैं। लेकिन कुछ एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज उपाध्याय जी अपना सवाल पूछने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नीरज जी, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर, मैं ये पूछना चाहता था कि मेरे पास जेंसॉल इंजीनियरिंग के 50 शेयर पड़े हैं 1190 के भाव के। ओके, तो सर कितने समय दे सकते हैं इस कंपनी को आप? मैं 2-3 महीना 6 महीने तक दे सकता हूँ। जी, ठीक है, पूछ लेते हैं। और मेरे पास एक सर एनएमडीसी स्टील भी पड़ा है 70 रुपए के भाव का, वो सर, मैंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है। सर एनएमडीसी स्टील पर हम सवाल ले चुके हैं। आप इस वीडियो को जब स्क्रॉल करेंगे पीछे तो सर ने उस पर बुलिश राय दी थी। हालांकि सवाल उनका 59-60 रुपये की रेंज का था, आपका 70 रुपये का, तो सर ने होल्ड की ही राय दी थी। मैं आपका सवाल इसी पर ले लेता हूं, जेंसॉल इंजीनियरिंग पर। 50 शेयर हैं विनीत सर, 1190 रुपये के भाव के। सर कैसे देखते हैं सर इस काउंटर को? नहीं, कंपनी काफी प्रॉमिसिंग है, इसके आउटलुक काफी अच्छा है, नजरिया भी अच्छा है। तो हमें लगता है कि ये शेयर में आप बने रहे, आपको अच्छे खासे रिटर्न्स आएंगे आगे जाके। जी सर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये भी एक रेंज में फंस गया काउंटर, इसके साथ क्या चल रहा है सर? कैसे देख रहे हैं इस काउंटर को? क्योंकि 80 से 82 रुपये की रेंज, पिछले क्वार्टरली रिजल्ट शायद उतने एनकरेजिंग स्ट्रीट को नहीं लगे थे, जिसके बाद ये एक रेंज में फंस गया। इस क्वार्टर में शायद ये रेंज तोड़ पाएगा क्या? देखो, जैसा हमने अभी बात की थी बाकी के बैंकिंग काउंटर्स पे के थोड़ा सा डिपॉजिट्स, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स में चैलेंज है। तो ये सारी बैंकों को अप्लाई होता है। और हमें लगता है कि ये कंपनी आगे जाके एक 15-20% का कंपाउंडेड अपसाइड दे सकती है। तो ये लेवल पे बाइंग करना उचित रहेगा। जी।